वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का MP पटवारी के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम हिंदी का 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का बेस्ट तरीका यही है कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए जाएँ, और वही हम करने वाले हैं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द रिक्त स्थान कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है व्याकरण, सेकंड ऑप्शन है वाक्य, थर्ड ऑप्शन है शब्द और फोर्थ ऑप्शन है पद। तो इसका आंसर पद ही है। जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता वे शब्द कहलाते हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग वाक्य में होता है तो वे पद बन जाते हैं। जैसे गंगा एक शब्द है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग वाक्य में करते हैं तो ये पद बन जाता है। जैसे हमने बोला कि गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। तो चूंकि गंगा एक शब्द है, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग होने से अब ये गंगा जो है वो क्या है, पद है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया है उससे उत्पन्न, सेकंड ऑप्शन है उससे विपरीत, थर्ड ऑप्शन है उससे सुनना और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है उससे कहना। इसका सही आंसर है उससे उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत से आए तो सीधे हैं, परंतु उनका प्रयोग उनको बदलकर किया जाता है, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, कपूर, बेटा, ये सभी क्या है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं। पहला ऑप्शन है देशज, सेकंड ऑप्शन है संकर और थर्ड ऑप्शन है संकर। तो यही इसका सही उत्तर है। संकर का मतलब ही होता है मिला हुआ। जब दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाया जाता है तो जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। जैसे हम देखें कि रेलगाड़ी शब्द जो है, रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और जो ये रेल है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। हम और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट धन घर, ये भी क्या है, अंग्रेजी भाषा का है और ये क्या है, हिंदी भाषा का है। इसके बाद जैसे पुलिस चौकी, पुलिस धन चौकी, इसमें भी यही है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये हिंदी भाषा का शब्द है। एक है जैसे वर्ष गांठ, ये कैसे बना है, वर्ष धन गांठ, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और ये जो है वो क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये सभी शब्द जो हैं दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए ये सभी क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं।
तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निपुण का अर्थ छांटिए। निपुण का अर्थ होता है दक्ष, चतुर, प्रवीण, कुशल, होशियार। तो इन सारे ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन है? कुशल। यही इसका क्या है? सही उत्तर है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है साकुशल। साकुशल का मतलब होता है कुशलता पूर्वक। ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। अकुशल का मतलब होता है गुण रहित, और सक्षम जो होता है इसका मतलब होता है समर्थवान। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आना जाना इनमें से निम्न का उदाहरण है। पहला ऑप्शन लिखा है विपरीतार्थक युग्म। सेकंड ऑप्शन है पर्याय युग्म। थर्ड ऑप्शन है सार्थक निरर्थक युग्म, और फोर्थ ऑप्शन लिखा है अनेकार्थी। आना का विलोम शब्द जाना होता है, इसलिए जो आना जाना है ये क्या हो गया? विपरीतार्थक शब्द युग्म बन जाएगा, क्योंकि विपरीतार्थक का मतलब ही होता है विलोम। तो इसका सही उत्तर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। और इनमें जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उनका मतलब क्या होता है? जैसे पर्याय युग्म। पर्याय शब्द का मतलब है एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाली शब्द जो बनावट में भले ही अलग हैं, पर्याय शब्द कहलाते हैं। सार्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक का मतलब क्या होगा? वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक निरर्थक युग्म वाले शब्द क्या होंगे? जैसे रोटी वोटी, इसमें ये सार्थक शब्द है और ये क्या है? निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से ये क्या बन जाते हैं? सार्थक निरर्थक युग्म बन जाते हैं। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है अनेकार्थी। ऐसे शब्द होते हैं जिनकी एक से अधिक अर्थ होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है सरवरी। सरवरी का मतलब होता है रात, निशा, रैन। सेकंड ऑप्शन में लिखा है भूतेश। भूतेश का मतलब होता है महादेव, शंकर, शिव। थर्ड ऑप्शन लिखा है भूप। भूप का मतलब होता है राजा, नृप, नरेश। तो यही इसका क्या है? सही उत्तर है, भूप। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है आर्यपुत्र। आर्यपुत्र का मतलब होता है दूल्हा, सुहाग, वर। तो यहाँ पर राजा का पर्यायवाची क्या होगा? भूप। थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है विष्णु उपासक। सेकंड ऑप्शन है विष्णु। थर्ड ऑप्शन है वैष्णव, और फोर्थ ऑप्शन है उपासक। विष्णु उपासक का मतलब क्या होता है? विष्णु की उपासना करने वाले को विष्णु उपासक कहते हैं। विष्णु, भगवान विष्णु, ब्रह्मा,
विष्णु के उपासक के लिए वैष्णव कहा जाता है? तो यही हमारा उत्तर है। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है उपासक, तो उपासक का मतलब होता है उपासना करने वाला व्यक्ति, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? अन्वय का संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है अनुधन आया, थर्ड ऑप्शन में है अनुधन आय, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है अनुधन आय। अन्वय का संधि विच्छेद यही है, अनुधन आय। उ और आ ये दोनों मिलकर के क्या बन गया है? वा। ई या बड़ा ई, उ या बड़ा उ, या री। इनके बाद यदि कोई दूसरा भिन्न स्वर आ जाए तो इसका बन जाता है या, इसका बन जाता है वा, और री का हो जाता है रा। ये ऋण संधि कहलाती है। सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, विशाल, ऊंचा। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? विस्तार। विस्तार का मतलब तो होता है फैलाव। सेकंड ऑप्शन में है निस्तार, तैरकर, पार होना। थर्ड ऑप्शन में लिखा है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है थोड़ा, अल्प, कम। यही इसका उत्तर है। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है संक्षिप्त। संक्षिप्त क्या है? अशुद्ध शब्द है, इसका सही शुद्ध शब्द क्या होगा? संक्षिप्त। सो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? पहले ऑप्शन में लिखा है निकम्मा, यही इसका क्या है? सही उत्तर है। निकम्मा कैसे बना है? नी उपसर्ग से मिलकर बना है, नी प्लस कम्मा। इसका मतलब होता है कि जो कोई काम ना करता हो। नीरज का मतलब होता है कमल, नीरा का मतलब होता है अमृत या रस भी बोलते हैं, और नीरू का मतलब होता है रोशनी। अगला प्रश्न है, शतांश शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, और फोर्थ ऑप्शन है द्विगु समास। जब हम शतांश शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? शत अंश, मतलब 100वां अंश। ये संख्यावाचक शब्द आ गया है, इसलिए ये क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, वह द्विगु समास कहलाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रभाव जमाना, सेकंड ऑप्शन है पैसा इकट्ठा करना, थर्ड ऑप्शन है पैर जमाना, और फोर्थ ऑप्शन है बैठ जाना।
तो इसका सही उत्तर है प्रभाव जमाना। अगला प्रश्न है क्षुद्र का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? इसका शुद्ध रूप होगा क्षुद्र। क्षुद्र का मतलब होता है ओछा, तुच्छता, दुष्ट, अल्प और क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होगा? विराट, विशाल। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न रस्सी संबंधित है। यहाँ लिखा है देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यह दोहा श्री रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बाल रूप श्री राम ने माता कौशल्या को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। और भगवान श्री राम के इसी अखंड अद्भुत रूप को देखकर माता कौशल्या विस्मय से भर गईं। विस्मय अद्भुत रस का ही स्थायी भाव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न अलंकार से संबंधित है। यहाँ लिखा है लता भवन ते प्रकट भे यही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विल गाई। यहाँ पर एक शब्द आया है जनु। तो जब किसी भी काव्य पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, मनहु, मानो, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। तो इसका विलोम क्या होगा? जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मनगढ़ंत। और मनगढ़ंत के लिए सही शब्द क्या होगा इनमें से? काल्पनिक। काल्पनिक को ही बोलते हैं मनगढ़ंत। तो इसका सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन है काल्पनिक। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। पहला ऑप्शन है मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ। सेकंड ऑप्शन में लिखा है मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ। और थर्ड ऑप्शन में लिखा है मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। तो आनंद का अनुभव ही होता है, आनंद का आभास नहीं होता। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन। बाकी जो सभी विकल्प हैं इनमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि क्या होती है? जब अपने कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम गलत संज्ञा प्रयोग में ले आते हैं, जिससे हमारे कथन का सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता और वाक्य कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। यही क्या कहलाती है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि कहलाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन, आनंद का अनुभव हुआ। अगला प्रश्न है माखन चोर में कौन सा समास है?
माखन चोर का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? माखन को चुराने वाला, अर्थात भगवान कृष्ण। तो जिस समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहाँ क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसलिए यहाँ क्या है? बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी है। पहला ऑप्शन है सर सिंधु, दूसरा ऑप्शन है कृपाण उद्धि, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है सर सर। इसमें जो पहला शर है, इस सर का मतलब होता है बाण, और इस सर का मतलब होता है तालाब। इसलिए इसका सही उत्तर है सर सर। थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? जलवायु का समास विग्रह होगा जल और वायु। तो यहाँ पर और आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर उनके बीच और, या, अथवा, एवं इन शब्दों का प्रयोग होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। सो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एमपी पटवारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।